जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ पार्टियां और प्रत्याशी बड़ी ही बेशर्मी और निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन अ, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है। उनका उनके मैनिफेस्टो में भी वो झलकता है, उनके आचरण में, उनके व्यवहार में भी दिखाई दे रहा है, उनके बयानों में भी स्पष्ट हो रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस का मैनिफेस्टो और उसके बाद सैम पित्रोदा का बयान, या फिर सनातन धर्म को नीचा करने के लिए और एक खास धर्म वर्ग का वोट बैंक लेने के लिए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मछली का प्रदर्शन करते हैं, वो भी नवरात्रों के पहले ही दिन। या फिर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल नवरात्रों में अंडों का सेवन करते हैं। या फिर साउथ के कुछ नेता सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं। आखिर वो इतनी बेशर्मी और निर्लज्जता क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं? मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, और इस विषय को विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक आर एस सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मेरा पहला तो प्रश्न यही है कि कांग्रेस या सैम पित्रोदा के बयान से आप क्या समझते हैं? क्या ऐसी बेशर्मी और निर्लज्जता नेहरू जी के या इंदिरा जी के टाइम में भी थी? देखिए, ये जहां तक पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, बेशर्मी और निर्लज्जता, मैं राजनीति में उतना भी कंसेशन में दे सकता हूं कि अगर ये मान के चले कि एक बहुत बड़ा वर्ग राजनीति में बेशर्म और निर्लज होता है, तो वहां तक अगर सीमित रहे तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहां बात है भारत के ऊपर प्रहार, हम्म। भारत के ऊपर प्रहार की, भारत की अखंडता की, भारत की संस्कृति को नष्ट करने की। भारत की संस्कृति को नष्ट करने की जो साजिश हो, तो उसको केवल हम एक राजनीतिक चश्मे से नहीं हम्म। देख सकते। और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो हम देख रहे हैं, और इसके कई उदाहरण हैं कि आजकल रेजीम चेंज किस तरह से किया जाता है। आप वहां की राजनीति को इन्फ्लुएंस करने लगते हो। हम्म। आपने देखा भी मालदीव्स में क्या हुआ। बिल्कुल। चाइनीज ने वहां की राजनीति को ही हम्म। इन्फ्लुएंस करने शुरू किया। श्रीलंका में भी वही किया था। बिल्कुल। वो याद कीजिए यूक्रेन में। जेलेंस्की का। नहीं, उसके पहले 2016 में यूकोनोविच यूकोनोविच एक चुना हुआ, लेजिटिमेटली चुना हुआ एक राष्ट्रपति था, जिस एक इलेक्शन के द्वारा जिसको तमाम फॉरेन ऑब्जर्वर्स जो थे, जिसको उन्होंने एंडोर्स किया था, उसको इन्होंने खदेड़ के वहां से भगा दिया, क्योंकि उसने एक निर्णय लिया कि वो यूरोपियन यूनियन का जो वो ट्रेड उसके साथ एग्रीमेंट न करके वो रशिया के साथ उसने ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया था। अच्छा। और आज भी है, वो रशिया में एग्जाइल में है वो। ठीक है। तो ये जो राजनीति का हथियारकरण है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये अभी रीसेंट फिनोमिनन है, ऐसी बात नहीं है। भाई शुरू से कोल्ड वॉर में भी था, और बहुत तीव्र था कोल्ड वॉर के समय, और आज भी उतना ही है। लेकिन ये जो माफियागिरी हमारे यहाँ आई है ये राजनीति में, ये बिना शक के मैं कह सकता हूं, और बिना किए विदेशी महिला के आने के बाद से हुई। तो आप जो ये देख रहे हैं, आपने जिक्र किया सैम पित्रोदा का। सैम पित्रोदा वहां से कोई अगर स्टेटमेंट इशू करता है, तो वो ये नहीं है कि भाई उसने एफर्ट लगाया होगा, कैमरे के सामने बैठा होगा, कोई उससे पूछा होगा, उसने पूछवाया होगा। ये एक एक बिल्कुल डेलिबरेट एक्ट है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनएडवर्टेंट, नहीं है कि चलते फिरते। उसने बड़े डेलिबरेट वे में बोला कि भाई अमेरिका में तो ये व्यवस्था है।
एंड ही इज नॉट राइट अबाउट अमेरिका, लेट मी टेल यू, लेकिन मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता हूं। कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया जो है, जिसको कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया बोलते हैं, वहां पे ऐसी चीजें नहीं लागू है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। हाँ, पूरे अमेरिका में नहीं, सैम कुछ सैम कुछ। पित्रोदा, हाँ। ठीक है ना। वहां तो ये है साहब कि आपको मालूम है कि अमेरिका में रेलवे लाइंस, रेलवे नेटवर्क इतना पुअर क्यों है अमेरिका में? ये इसलिए है कि वहां के लॉज के अनुसार आप किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर से आप कोई इस रेलवे लाइन या कोई सरकारी योजना नहीं बना सकते आप। अच्छा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी एक्वायर करना होगा। हम्म। लोग प्रॉपर्टी देने को तैयार नहीं वहां पर, यहां तक ये लॉज हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि वहां पर वाइल ये जो एरियल नेटवर्क जो है बहुत विस्तृत है, एक्सटेंसिव है वहां पे रेल नेटवर्क, क्योंकि वहां पर लैंड एक्विजिशन इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। ये अमेरिका का हवाला दे रहा है ये नालायक। आप ये बताइए कि तो क्या अमेरिका के जैसा हम गन लॉज भी हम बना दें? किस कंट्री का हवाला दे रहे हो आप किस कंट्री का हवाला दे रहे हो? मुझे याद है जितेंद्र जी, कुछ साल पहले एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की महिला थी। तो कुछ हमारे ये जो लेफ्टिस्ट जो हमारे मित्र थे, वो काम कर रहे थे, वो भी एमनेस्टी में थे। तो उन्होंने इस महिला को कहा कि मेरे को उन्होंने फोन किया और कहा कि एक ऐसे ऐसे वो एक हमारी एक अमेरिकन महिला है, इंडियन अमेरिकन महिला है, वो JNK पे रिसर्च कर रही हैं, और वो आपकी जो सोच है, आपका विश्लेषण है, वो जानना चाहती। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं एक जगह पे यहाँ पे मिला उनसे, तो मैंने अपनी सोच पूरी बता दी। आपको मालूम है कि जो मैंने वो मैप जनरेट किया था JNK का, कि कैसे 15% एरिया में रहने वाले लोग 85% पर किस तरह से हुकूमत जमा। तो बात वही जो मेरा जो विश्लेषण था मैंने उनके साथ शेयर किया। लेकिन कुछ दिन के बाद एक दिन मुझे फोन आया और वो कहती हैं कि मुझे कुछ सर्विंग जनरल से आप मिला देंगे। अब मेरा इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड है, मेरा दिमाग खटका। तब मैंने कहा कि अमेरिका में ऐसा है कि आप जैसे JNK पे रिसर्च कर रही है ना, अमेरिका में abuse of daughters by their stepfathers is rampant। आप स्टैटिस्टिक्स देख लेना अपना। का मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं, आप मेरी मदद कर सकती हैं? तो ये सैम पित्रोदा जैसा नालायक आदमी, और ऐसे कई नालायक हैं। और ये जानती है इन नालायकों को तैयार किसने किया है? डॉलर ने। ना तो इनके माँ बाप ने इनको तैयार किया, ना इनके संस्कार तो है ही नहीं इनको। इनका जो संस्कार है वो डॉलर है। और जितेंद्र जी, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हाइपोथेटिकली से, और कोई ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है, कि अगर डॉलर कल को रुपए के बराबर हो जाए ना, आप देखो ये सब वापस आएंगे दौड़ते जो हुए। वहां से हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, ये सब यहां ज्ञान लेने आएंगे फिर। सही बात। ठीक है ना। तो ये डॉलर बोल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एक सोची समझी रणनीति है। और क्योंकि कांग्रेस ने भी जो अपनी लाइन डाली है उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वाली, बिल्कुल, सर्वे जो करने जो की। मैनिफेस्टो जो उन्होंने हाँ। डाला है, आप क्या सोचते हो? मैनिफेस्टो क्या क्या किसी ने ऐसे लिख दिया और किसी ने बोल दिया? एक टीम बैठी होगी, उस टीम ने बड़े सोच समझ के अपना मैनिफेस्टो लिखा बिल्कुल। होगा, और बड़े गहराई से सोचा होगा। और ये भी बता दूं कि उद्देश्य केवल ये चुनाव नहीं है, ये बियॉन्ड चुनाव। जो ये सैम पित्रोदा इलेक्शन होगा, ईवीएम ईवीएम पर दोष ठहराया हाँ। जाएगा, देश में अफरा तफरी मचाने की कोशिश हम्म। होगी। ठीक है, ये किसान आंदोलन जैसे आंदोलन वो किए जाएंगे। कोई वांगचुक को फिर एक्टिवेट किया जाएगा लद्दाख में।
मणिपुर को फिर एक्टिवेट किया जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बियॉन्ड इलेक्शंस है। इस इससे क्या हुआ है, इस मैनिफेस्टो से, कि इन्होंने जो अभी तक इनका हिडन एजेंडा था, वो एक्सपोज हो रहा है, नहीं, सामने आ रहा उसको उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के द्वारा उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश की कि भाई ये तो बिल्कुल लेजिटिमेट तरीका है। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो दर्द या गुस्सा है, मैं समझ सकता हूं। वो बार बार वो कह रहे हैं कि वो हम्म, वोट बैंक के लिए, वो बिल्कुल, उन्होंने तो केवल जो उनके उसमें लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में, उसकी बात वो कर रहे बिल्कुल थे। सही। और ये जो मैं तो यूं कहूंगा कि वो पूरा जिसने भी मैनिफेस्टो बनाया है और जिन लोगों ने मिलकर बनाया है, इट रिफ्लेक्ट्स द क्रिमिनल माइंडसेट। मैं कांग्रेस के बाकी वर्कर्स वगैरह तो उनकी तो कोई औकात ही नहीं है ना। सही बात। ये कुछ लोग जो है वो एक वो एंटरप्राइज चला हम्म, रहा है इसको। हम्म, तो ये इनका क्रिमिनल माइंडसेट है। और आपका क्रिमिनल माइंडसेट आप देख लो। आप जब अभी छत्तीसगढ़ में हमारे जब 29 माओवादी मारे गए हैं, और उसमें आधे से ज्यादा, आधा के करीब महिलाएं हैं, आधा से ज्यादा, तो आप सोच लो कि उनको शहीद। शहीद का दर्जा दिया गया। हम्म, और इस तरह का महिलाओं का ब्रूटलाइजेशन, मतलब उनको ब्रूटल किलिंग मशीन्स बनाना, यही उनकी अर्बन नक्सल्स की सोच। तो आपने देखा उनको शहीद का दर्जा दिया, और ये पहली बार नहीं है। आपने 2013 में आपने जब वो महेंद्र कर्मा और बीसी शुक्ला को वो दरबा मैसेकर में, दरबा, अरे कांग्रेस का नेता मारा गया, इतना कद्दावर नेता। बीसी शुक्ला मिसेस गांधी के इमरजेंसी वाला जो के दौरान जो कैबिनेट थी, उसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था। उसको मरवाया गया कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा। और आप देखोगे, मैं हमेशा कहता हूं कांग्रेस पार्टी में ना ये सब एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। सही बात। ठीक है ना। हाँ, मैं उस पे, हाँ, तो बीसी शुक्ला कोई ऑर्डिनरी, वो शुक्ला फैमिली का था, एक बहुत कद्दावर नेता। उसके उसकी हत्या के बाद, उसकी हत्या के बाद ये आपका राज बब्बर ने एक मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में बोला था कि ये दहशतगर्द नहीं है, टेररिस्ट नहीं है माओवादी, ये तो रिवोल्यूशनरीज है, ये क्रांतिकारी है। यानी उसका कहने का मतलब था कि जो ये इसको महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला को जिसने मारा, वो क्रांतिकारी थे। भगत सिंह थे। तो हाँ, राज बब्बर एक फिल्म एक्टर से बना हुआ नेता, किसी ने तो उसको ऐसा बोला होगा ना बोलने के बिल्कुल लिए। सही, बिल्कुल इतनी सही। बड़ी बात तो वो खुद नहीं बोल सकता। और जितेंद्र जी, जो जिसका सबसे बड़ा इस कॉन्स्पिरेसी में हाथ था, उसको इस विदेशी महिला ने वहां का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया बाद में। और आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा कारण है ये जो आप माओवादियों को जो संरक्षण जो देख रहे हैं, तमाम जुडिशरी से लेके और बाकी जो हमारे पॉलिटिकल कुछ एक सिस्टम से, सेगमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम से, ये संरक्षण इसलिए भी दिया जा रहा है कि ताकि वो वहां पे बने रहे, और हमारे जो मिनरल वेल्थ जो है वहां पर, उस पर इनका कब्जा रहे। तो इसको उद्योग मंत्री इसीलिए बनाया गया था कि भैया ये पैसा पहुंचाता रहे। ठीक है। अब उसके बाद आपने देखा, अब 2010 में आप देखिए, आपको याद है ना जब 76 सीआरपीएफ सोल्जर्स वर किल्ड, उस समय भी भाई नाच गाने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वहां की सरकार ने जब सलवान जुदुम खड़ा किया,
अरे बाप रे, वो कोई साउथ इंडिया के दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नंदनी सुंदर, ये लोग पता नहीं आजकल हैं क्या, कहीं जहां भी होंगे कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे होंगे। इन लोगों ने रातों रात कोर्ट भी इनके इनके लिए, क्योंकि कोर्ट में भी तो कई ऐसे भरे हुए थे। बिल्कुल सही बात। एक 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 नक्सल का जो हस्बैंड है वो दिल्ली हाई कोर्ट में वो जज बना हुआ था, रातों रात उसमें एक नक्सल को उसने बेल दिलवाया। तो ये पूरा सिस्टम जो था ना, कोई भी जो आपकी बाहर की ताकतें हैं वो केवल इसी पे थोड़ी काम करती हैं, केवल पॉलिटिशियंस पे थोड़ी काम करती हैं। और आपको मालूम है कि ये जो क्रिमिनल विचारधारा है जिसको नक्सलिज्म कहते हैं, माओवाद कहते हैं, ये क्रिमिनल विचारधारा तो हमारे यहाँ मतलब इतनी हमारे पूरे सिस्टम के अंदर में इस तरह से इंबेडेड है कि वो अगर कोई लॉ कॉलेज में अगर नक्सलाइट है वो जज बन गया तो क्या अपनी विचारधारा थोड़ी छोड़ छोड़ देगा वो। तो ये आपने देखा तो सलमान जुदुम के खिलाफ, और मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ होम के एक स्टडी ग्रुप का वो था, मैंने सारे ये जो रेड कॉरिडोर है मैंने उसमें विजिट किया था, और मैंने देखा कि सलमान जुदुम जो था वो भाई अगर आप पे आपके ही बीच के लोग अगर आपको दुश्मन मान रहे हैं और आपको मारे तो क्या वो प्रोटेक्ट करने का हक है कि नहीं? क्या कश्मीर में आपने विलेज डिफेंस स्कीम वो बनाया कि नहीं? और बहुत फर्क पड़ा कश्मीर में, आज भी है विलेज डिफेंस काउंसिल्स जो है। उसके बाद आपने देखा कि विनायक सेन का वो 2011 की बात है भाई साहब, उसकी जब हियरिंग चल रही थी तो पूरे ये गोरे आए और विदेशी महिला ने अरेंज किया उनका पूरा सरदार जी के साथ मिलके कि ये तो प्रोसीडिंग्स देखे थे जी हाई कोर्ट में, वो खड़े थे जब रायपुर में प्रोसीडिंग्स हो रही थी। क्या आपने कभी सुना है कि हिंदुस्तान का कोई कोई, कोई एक्टिविस्ट है फ्रांस का तो वहां के उस पे जाके आपका कोई खड़ा है वहां पे? और वो विनायक सेन ऐसा नालायक, डोंट गो बाय हिज नेम, ही वाज अ मैन ऑफ द चर्च, क्रिश्चियन था वो और उसकी बीवी का कुछ काम नहीं था बस कन्वर्जन करने का और नक्सलिज्म को फैलाने का। उस नालायक ने अपनी जिंदगी में एक पेशेंट नहीं देखा और कहने को पेडियाट्रिशियन कहता था। वो डॉक्टरी क्या कि वो जेएनयू में आके कोर्स भी किया था, मतलब वो उस तरह का ये था। तो इस मतलब और फिर क्या 2011 में उसको बेल किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये इनकी पहुंच। तो अगर उसके बाद आप एल्गार परिषद को देख लें, आप ये जो नक्सलाइट जो है, ये रोना विल्सन और ये क्या नाम है सुरेंद्र गाडलिंग, सोमा सेन, वो स्टेन स्वामी, ये जो मेरी किताब है वो भारत के अंदरूनी शत्रु, और ये उसमें एक स्टेन स्वामी पे भी मैंने लिखा हुआ है। ये सब लोग मिलकर मोदी साहब के असैसिनेशन का प्लान ये बना रहे थे। ये सब के सब वो नक्सल ये उनको भी बेल मिल रही है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उस समय भी ये बिल्कुल विदित था जब आप सोनिया गांधी का नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आप याद करो। बिल्कुल भरी बड़ी थी नक्सल। अरे एक से छठे हुए पता नहीं अब दिखते भी नहीं है वो अरुणा रॉय, ये मतलब ये छठे हुए बदमाश उसमें, ठीक है। उसके बाद टुकड़े टुकड़े गए, वो उसका तो जी टुकड़े टुकड़े गैंग का तो आज दिल्ली से भी प्रत्याशी बना रखा है इन्होंने कांग्रेस और आपने उसका वो कहा ना कि वो मछली खा रहा था। सर मछली खाना कोई बुरी नहीं है, नवरात्रों में नहीं मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपको नवरात्रा में भी आप जो खाना चाहिए आप खाइए, घर में खाओ, जो मर्जी करो। आपको अंडे खाना है, आपको ये खाना है, जो मर्जी खाना है आप खाओ, लेकिन इस तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेशन करना एक्चुअली वो वोट ठीक है ना, ठीक है ना। इतना गिर के ये वोट बैंक नहीं, ये मैं बोल रहा हूं कि दिस इज फॉर बियॉन्ड इलेक्शंस। इलेक्शंस छोड़ दो आप,
आप क्या सोचते हो कि हम और आप जैसे विश्लेषण करते हैं, तमाम ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म से, ये लोग अपना सर्वे नहीं करवाते? बिल्कुल तो करवाते ही। इनको सारी सारी हकीकत हाँ। मालूम है। अगर ऐसा ना किया होता तो फिर ये अमेठी से उठ के वायनाड क्यों चला गया? हम्म। अब फिर उसका दोबारा अमेठी से क्यों बात हो रही है? हम्म। तो ये लोग अपना सर्वे, ये सब करवाते हैं और इनको मालूम है कि क्या होगा। तो ये उसके बियॉन्ड दिस फेज, इलेक्शन फेज, ये अभी देखना है कि ईवीएम की पूरी तैयारी होगी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आप देखना कुछ इस तरह के जैसे वो सीए वाले जो प्रोटेस्ट होंगे हम्म। वैसे प्रोटेस्ट होंगे। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े वाले गैंग जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। वो सोनम वांगचुक फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा लद्दाख में। फिर मणिपुर में फिर एक बार आग लगाई हम्म। जाएगी। मतलब इसी तौर पे ये काम होगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि दिस इज नॉट जस्ट नो कन्फाइंड टू इलेक्शंस, इट इज बियॉन्ड इलेक्शंस। ये जॉर्ज सोरस प्लान का है। मैंने आपको अभी वो युकोनोविच का मैंने आपको हम्म। उदाहरण दिया। हम्म। मैंने तो वो भी क्या था, वो बियॉन्ड इलेक्शंस था। अब है क्या कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मैं बात कर रहा था। और आप बताओ साहब, अगर आपका बच्चा टुकड़े टुकड़े का नारा लगाए, तो मैं मैं तो ऐसे नालायक बच्चे को मैं मैं डिसोन कर दूंगा। हम्म। लेकिन लोग थे यहां पे, उनको एक पॉलिटिकल क्लास से सपोर्ट आ रहा था उनको। वामपंथी ही नहीं गए, राहुल गांधी भी गया हो उनसे मिलने के लिए, टुकड़े टुकड़े गए। हम्म। और ये केजरीवाल तो था ही उसमें, ठीक है हम्म। ना? तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के ये सपोर्ट में वहां पे गए। फिर आपको शर्जील इमाम का सीए, हम्म। शर्जील इमाम ने क्या कहा था कि चिकन नेक हम को अलग कर उसको दो। हम हलाल कर देंगे, हम्म। ठीक है ना? चिकन नेक को हलाल करके हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। उन लोगों के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस के लिए, उनके समर्थन में ये फिर वहां से वहां गए ये कांग्रेसी लोग। हम्म। तो ये टुकड़े टुकड़े, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का ये ऐसे ही, मैं सोच रहा था कि इन्होंने क्या सोच के उन्होंने किया होगा, क्यों गए आखिर? एक नेता, एक नेशनल पार्टी का एक नेता, वो वहां जाता है भाई, हिज रेपुटेशन इज एट रिस्क। हम्म। लेकिन नहीं, जिस तरह से उन्होंने मैनिफेस्टो निकाल के अभी इस टुकड़े टुकड़े फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को, या अपने एजेंडा को इन्होंने लेजिटिमाइज करने की कोशिश की थी, उसी सोच के तहत वो टुकड़े टुकड़े गैंग और शर्जील इमाम के सपोर्ट में उतरे थे कि ये सोच को लेजिटिमाइज किया जाए। और बड़ी हैरानी होती थी मुझे कि आखिर आखिर कोई कैसे, कोई हिंदुस्तानी, एक भारत माता का कोई सपूत, अ, चलो नालायक होंगे वहां पे, जो उस अब अफजल गुरु के हैंगिंग के बाद वो अफजल हम हम्म। शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा जिंदा है, है। इत्यादि हाँ। इत्यादि, उसके उसमें गए होंगे वो। तो इतना बड़ा इन्होंने रिस्क क्यों लिया? और यही नहीं, ये जो उस समय का जो जेएनयू में आप देख रहे थे ना, वो पूरा एक वो पाकिस्तान एम्बेसी के द्वारा वो कंट्रोल हो रहा था। एक इनका कोई जर्नलिस्ट था, चीमा, जिसको भेजा गया था ये इसको पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए। अच्छा। और वो कराची बेस्ड जर्नलिस्ट था। और उसने पूरा ये ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज करके, और ही वाज इन टच विथ मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग को वहां जाके उन्होंने लेजिटिमेसी दी। अब क्या करते हैं कि उसको लेजिटिमेसी देने के बाद उसको काउच, उसको एक पार्लियामेंट में एक उसको रिस्पेक्टेबिलिटी देने की कोशिश करते हैं, इस टुकड़े टुकड़े फिलॉसफी को।
राहुल गांधी पार्लियामेंट में कहता है कि भारत का संविधान बोलता है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई लोगों ने कहा कि ये तो दिमाग से तंग आदमी है, क्या बोल देता है, इसको खुद ही नहीं पता है, तो एक ऐसे ही बोल दिया कुछ इनएडवर्टेंट सारे मार्क। नो, इट वॉज वेरी वेरी डेलिबरेट। ये फिर ब्रिटेन में जाके, वहां कैम्ब्रिज या कहीं पे जाके उसने एक कहा, यही बात दोहराई कि इंडिया इज नॉट अ नेशन बट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम राष्ट्र नहीं है। तो जब राष्ट्र ही नहीं है, आप राष्ट्र को ही नहीं मानते हैं, तो फिर राष्ट्र निर्माण में भी आपका विश्वास नहीं होगा। और राष्ट्र निर्माण, इस बेवकूफ को कौन समझाए कि दुनिया में आखिर ये देश क्यों है, अलग अलग देश क्यों है। भाषा की समानता, वेशभूषा की समानता, आपके जो इतिहास है, यूनिटी ऑफ हिस्ट्री, आपका भौगोलिक यूनिटी, ज्योग्राफिकल यूनिटी, सोशियोलॉजिकल यूनिटी, तभी तो भारत भारत बना। और जो इस समानता पे, यूनिटी में नहीं बिलीव करते थे, वो पाकिस्तान चले गए। बिल्कुल। और जो हमारे ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स तो कई नए स्टेट्स बने, है ना, किस आधार पे बने? लैंग्वेज के आधार पे। और मेरा अपना मानना है कि ये जितनी हमारी भाषाएं हैं वो सब समृद्ध भाषाएं हैं, लेकिन आप जितना बंगाली ले लो, गुजराती ले लो, मराठी ले लो, इवन पंजाबी, ये सब इनकी मां संस्कृत। मैं कभी कभी किसी को फोन करता हूं पंजाब में, तो वो क्या आता है कि मतलब आप पंजाबी में बोलते हैं कि आपके कॉल लेने में असमर्थ है ना। इतना इतना शुद्ध हिंदी तो हम बिहार में भी नहीं बोलते कि आपके कॉल, मतलब, एंड इट इज टोटली, आई एम टेलिंग यू। आप बंगाल में आप करें, वो कहते हैं कि भाई दोबारा चेष्टा कीजिएगा। दिस इज प्योर संस्कृत। आप मराठी भाषा देखिए, दिस। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखिए, भारत को तीन चीजें जोड़ती हैं। तीन नहीं, मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया है। संस्कृत, ठीक है, अगर आप मलयालम देखेंगे उसमें भी कुछ संस्कृत की ये है। तमिल हमारी एक अलग समृद्ध भाषा है, ठीक है ना। तो तीन चीजें जोड़ती हैं, संस्कृत, साड़ी, संस्कृत, संगीत और साड़ी। क्योंकि हमारे जितने इंडियन म्यूजिक जो है वो साम वेद से निकला हुआ है। वो जो ए आर रहमान भी पैसे कमा रहे हैं ना, दिलीप से ए आर रहमान बना। ये भी देखिए, व्हेन आई एम ऑन दिस टॉपिक, ये कितनी बड़ी ये एक मैसेज है, विडंबना है कि जब पाकिस्तान बना तो रोष था लोगों में कि तुमने हमको अपना नहीं समझा, तुम अलग हो गए, अलग हो गए। तो यूसुफ खान जो है वो दिलीप कुमार बन गया, ठीक है ना, कहा मार्केट नहीं चलेगी, ठीक है ना। ये जितनी ये फिल्म मीना कुमारी, मधुबाला, सबने अपने मुस्लिम ने। और 80 के दशक आते आते हिंदू से मुस्लिम बन गए। नहीं, यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गया, और दिलीप जो है वो ए आर रहमान बन गया। और ए आर रहमान बनने के बाद, अगर आप ए आर रहमान बने हो, तो फिर आप वो जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स जिसमें संगीत को हराम माना गया है, उसकी भर्त्सना करो। आप तो साम वेद का ही पैसा खा रहे हो। क्योंकि हमारी पूरी जो साम वेद जो है उसको पहले ये ध्रुपद स्टाइल में ये किया गया। बाय द वे, तानसेन वाज अ ध्रुपद म्यूजिशियन, क्योंकि वो ध्रुपदी था, वो डायरेक्ट उसका वो था, सामवेद से निकला हुआ था। क्योंकि हमारे यहां साउंड का बहुत वो है।
क्योंकि हमारी पूरी संस्कृत भाषा जो है वो कहते हैं कि वो साउंड से डिराइव की गई है। जब ये शंकर भगवान ने जब तांडव किया था और उस समय जो साउंड जनरेट हुए थे, ठीक है ना, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो संस्कृत साड़ी, मणिपुर में जहां पर ये चर्च, वहां पे ये सब आग लगवाने की कोशिश कर रहा है, और ये आग लगवाने में इन लोग का बहुत बड़ा हाथ है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग का। वहां भी मणिपुर से लेके केरला तक महिलाएं साड़ी पहनती हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा संस्कृत, संगीत और साड़ी, सनातन। सनातन तो है, उसी को पे प्रहार हो रहा है सर। चौथा सनातन, और पांचवा है साइंस। सनातन में कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि वैज्ञानिक आधार पर आधारित ना हो। सही बात। ठीक है। तो राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि इट इज नॉट ए यूनियन, दिस इज वेयर इज नेशनहुड। और हम लोग वो सब, जब तक भावनात्मक एकता नहीं होगी इस देश में, कोई भी देश समृद्ध और सशक्त, या सशक्त या समृद्ध और समृद्ध नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसके पीछे, ये कहने का, ये बार बार इसको दोहराने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है राहुल गांधी का। सर एक और है मेरा इसी से जुड़ता हो, जमीन जो है भारत सरकार के बाद वक्फ बोर्ड के पास है वो सबसे ज्यादा। मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं आई जस्ट कम इन लॉजिकली, ये आपका ये पॉइंट मैं मिस नहीं करूंगा। उसके बाद आप देखो, यहीं पे नहीं रुका वो। इंडिया इज नॉट ए नेशन बट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसका एक इम्प्लीकेशन है कि स्टेट जब चाहे सिसीड कर सकता है भारत से। और उसी दौरान उसने ये नॉर्थ साउथ को डिवाइड करने की कोशिश की इसमें, ठीक है। ये सारा का सारा जो है, ये रिफ्लेक्शन इसका आपको मिलता है ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे, ठीक है। और आपको ये जब वहां से इसकी भारत जोड़ो यात्रा जा रही थी, तो कर्नाटका में एक जगह ये एक पास्टर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। उस पास्टर वो पास्टर खुल के बोल रहा है, और नवरात्रे चल रहे थे, कि ये शक्ति वक्ति सब ये बेकार है, असली जो भगवान है वो जीसस है। और ये चुपचाप सुन रहा है, और इसके साथ बैठे हुए लोग भी बिल उसको सुन रहे हैं, उसको हेट स्पीच के उसमें नहीं गया। तो वहां से इसने वर्ड, ये शक्ति, उस पास्टर के कहने पे इसने वर्ड शक्ति पिकअप कर ली। और फिर उसका आपको मालूम है कि किस तरह से वो शक्ति का वर्ड का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये जो डीएमके का जो एंटी सनातन, मैं चेन्नई में पोस्टेड था। मैं उस दिन, जब जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी, असैसिनेशन, मैं उनको उस दिन मैं देखा था उनको चेन्नई एयरपोर्ट पे। मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में था, और हमारे सीओ साहब आ रहे थे बाई फ्लाइट। तो मैं उनको जीप लेके रिसीव करने चला गया था। तो उन दिनों यूनिफॉर्म में कोई रोकता रोकता, हम अंदर चले गए। तो उसी समय राजीव गांधी उतरे थे वहां पे। और उस समय जितेंद्र जी, मैं आपको कह रहा हूं कि डी ये चेन्नई का इतना बुरा, तमिलनाडु का इतना बुरा हाल था, पंजाब से भी खरा। और ये सबको मालूम था। और बाद में तो ये और भी ज्यादा विदित हुआ कि ये डीएम के, ये जो पूरी, जो आप श्रीलंका में एलटीटी का वो आप देख रहे थे ना, वो सारा का सारा वो चर्च के द्वारा कंट्रोल था। तभी तो ये जितने एलटीटी कार्डर्स हैं, इनको बड़े चाव से इनको रखा गया। कभी नॉर्वे में, और उधर आपके फ्रांस में इनका हेड ऑफिस पहले था, जर्मनी, ब्रिटेन,
लंदन में था, लंदन से इट शिफ्टेड टू पेरिस। तो तमाम यूरोपियन कंट्रीज को इनको ये शरण मिली। ये प्रभाकरन वगैरह सारे चर्च के लोग थे। दिस वॉज ए टोटली ए चर्च प्रोजेक्ट। आप अच्छा। समझ रहे हैं? और आखिर इस पे काबू कैसे पाया गया ये एलटीटी पे? जब इनको स्प्लिट कर दिया गया, वो करुणा था, वो ईस्टर्न श्रीलंका ट्रिंकोमेली का था, वो तो वो सारे ये चर्च की लीडरशिप थी, और ये हिंदुओं को तमिल हिंदुओं को ये कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब इनको ये एहसास हुआ, ट्रिंकोमली के ट्रिंकोमली कार्डस को जो हिंदू थे, तो इन्होंने उसको फिर वो स्प्लिट किया, ये कोलैप्स कर गया उसके बाद से। तो डीएमके, अब इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि राजीव गांधी के असैसिनेशन में डीएमके का बहुत बड़ा हाथ था। और ऐसा नहीं है कि विदेशी महिला को नहीं मालूम। डीएमके का, डीएमके और चर्च का, आप ये बताओ कि जिसने आपके पति को, जिन लोगों ने हत्या की हो, उन्हीं के साथ कोalition करके बैठे हैं। नहीं, कोएलिशन तो किया ही उन्होंने पार्टी के उसके लिए। उसको ये लोग माफी देने क्यों गए थे कि इनको इसको माफ कर दो? इंदिरा गांधी के किलर्स के लिए क्यों नहीं किया कभी माफी? सही बात है। माफी का पेशकश उनके लिए क्यों नहीं किया? तो ये अपने आप में, तो जो ये बार बार ये कह रही है ना, ये सब ये मंगलसूत्र का जो हवाला दे रही है कि मेरी माँ ने मंगलसूत्र वो किया अपना। पहली बात, पता नहीं अगर कोई फोटो हो मंगलसूत्र पहने हुए तो मुझे भी दिखा दीजिएगा। सही बात है। ठीक है ना? दूसरा चीज, मंगलसूत्र चर्च ने छीना था आपका। आपका मंगलसूत्र चर्च ने छीना था। पोप से जाके पूछी। ठीक है ना? और चर्च से मुझे याद आया कि जब 1986 में पोप जॉन पॉल यहां आया था, पोप जॉन पॉल टू, तो ये जो विदेशी महिला है, इन्होंने जो अर्जी लगाना कोशिश की, मतलब कि पोप से मीटिंग के लिए। अच्छा, पोप प्राइवेट मीटिंग नहीं देते कभी किसी को। तो एक एयर इंडिया में एक एम्प्लॉय था, वो अभी नाम मैं नहीं लूंगा किसी को, उसको कहा गया भाई कुछ करो कुछ करो, किसी तरह से ये विदेशी महिला का वो करवा दो आप। तो वो इतने प्रेशर में आ गया, वो जाके एक मौका मिला तो उसने पोप के ऊपर जाके ना वो गिर गया, पूरा दंडवत उसने कर दिया। तो उसने बोला उठो भाई, क्या है क्या है क्या है आपको तकलीफ? बोला सर हमारे एक वो है, उनको 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 वक्त दे दीजिए। तो ये विदेशी महिला इतनी अतातुर थी, ठीक है ना? अब है क्या कि ये है क्रिश्चियन प्रेम, चर्च प्रेम, ठीक है ना? दूसरा, ये मनमोहन सिंह का जो स्टेटमेंट जो है माइनॉरिटीज को लेकर, उसने वो तो किसी का लिखा हुआ पढ़ रहा था, ठीक है ना? उस आदमी का इकोनॉमिक्स में जो भी रहा हो, बाकी चीजों में मनमोहन सिंह वॉज ए वेरी एवरेज मैन ऑफ वेरी एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है? ये तो नरसिम्हा राव का क्रेडिट है कि इस आदमी को कहां से कहां बना दिया। ये तो बाबू था, एंड टिल नाउ ही रिमेन्स अ बाबू। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी। हाँ, आपने देखा। तो ये और वर्ल्ड बैंक का, अब वर्ल्ड बैंक में जिसने काम किया आपको जानते हो उसकी लॉयल्टी क्या होती, ठीक है? तो 26/11 जब इन्होंने कर, तो जो मनमोहन सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया कि ये पहला रिसोर्सेज पे उनका हक है, ये सब एंटी सनातन, एंटी हिंदू वो सब था। 26/11 इन लोगों ने मिलके करवाया, ठीक है ना? और जो लोग ये करवाते ना, आप देखो कोई साला कोई छोटे मोटे स्टेट का क्या अपने आप को रॉयल राजशाही परिवार का बताता है, ये एक क्रिमिनल माइंडसेट है, समझे ना? उसकी हर स्टेटमेंट में आपको क्रिमिनलिटी, मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ रहे हो?
उसके बाद 26/11 राहुल गांधी अमेरिकन एम्बेसडर को बोलता है, नहीं साहब, दुनिया में कोई और दहशतगर्दी नहीं, सबसे बड़ा दहशतगर्द तो हिंदू टेरर। हिंदू ठीक। टेरर। अब 26/11 आरएसएस की साजिश, वो किताब, ठीक है, 26/11 के टाइम में यहाँ के, जो कि इस किताब में लिखी हुई है पूरा, कि पूरी वॉर रूम जो है, हाँ। ये कैसे हाईजैक हो कर दी गई थी, इस किताब में मैंने लिखी है। ठीक है। तो ये सब आपको कोइंसिडेंस दिख रहा है। अब इसको आप इसके मैनिफेस्टो के साथ कॉन्फ्लेट करके आप देखें। और ये जो आपने बात कही है, कितना क्लियर शब्द है कि हम सर्वे करेंगे, हम जो वेल्थ है उसको हम बांट देंगे। ठीक है ना। आपको मैं बता दूं इसके पीछे मनसा क्या है। मनसा क्या है कि जो दुनिया की जो ताकतें हैं ना, उनको ये बड़ा, उनको तकलीफ है, और खास करके इस विदेशी महिला को, कि भारत इकोनॉमिकली डेवलप क्यों कर रहा है। अभी आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट वी आर जस्ट टचिंग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इनको ये है कि इसको किस तरीके से सबोटाज किया जाए। पहले से करते आ रहे हैं ये नक्सल्स के थ्रू। तो इन्होंने, ये कोई नई बात नहीं है। इंदिरा गांधी ने अपने 28 फरवरी 1970 को, शी वॉज ऑल्सो द फाइनेंस मिनिस्टर, बजट में 97.75% टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। कि अगर आप अगर 100 रुपया, मतलब अगर आप वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, तो सरकार उसमें से 97.75 पैसा ले लेगी। अब इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण क्या था कि जब आप इस तरह का टैक्स ये करेंगे तो कोई यहां पर एंटरप्राइज खोलेगा ही नहीं, कोई अपनी इंडस्ट्री क्यों बैठाएगा। बिल्कुल। हाँ। और यहाँ का सारा जो लोग फ्रस्ट्रेशन में, जिनके पास दिमाग है, जो जिनमें इनोवेटिव स्पिरिट है, वो सबके सब यहां से इनका पलायन हो जाएगा। और वहां जाके ये सरस्वती आ जाती है इन पे। ठीक है ना। इनको भेजा जाता है इस तरीके से। ठीक है। वो हमारे गए अमेरिका में जाके ये करे, कुछ नहीं, उसको उसको यहां से इसलिए भेजा गया है। और जब वहां ये जाएंगे तो वेल्थ क्रिएट कहां से होता है? दिमाग से ही होता है ना, इनोवेटिव स्पिरिट से होता है। तो वहां के लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं ना कि अमेरिका में, मतलब इंडियंस आर वन ऑफ द रिचेस्ट, ये उन्होंने, क्योंकि वो उन्होंने जो कमाया हो उससे 100 गुना ज्यादा उन्होंने अमेरिका के लिए वेल्थ क्रिएट किया है। ठीक है ना। तो ये है। अब जब 97.75% आपका टैक्स स्ट्रक्चर अगर है, समझे, कॉर्पोरेट टैक्स है, जो भी, तो नेचुरली है कि कुछ लोग फिर भी आएंगे, इंडस्ट्रियली कुछ तो लगाएंगे अपनी। वो कौन लोग लगाएंगे? ब्लैक मनी। जब आप फिर टैक्स की चोरी करोगे डॉग्स, तो वो ब्लैक मनी जनरेट होगा। और ये ब्लैक मनी के जो जनरेशन में जो लगाम लगा है ना, उसको लेके भी बड़ी तकलीफ है लोगों में। ठीक है। क्योंकि जब ब्लैक मनी, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, वेनेजुला एक उदाहरण है। वेनेजुला में एक लेफ्टिस्ट लीडर, वो कम्युनिस्ट आया, चावेज। तो मैं उन दिनों काफी एक्टिव था टेलीविजन पे। तो मेरे साथ ये कुछ लेफ्टिस्ट 2-3 लीडर्स आए हुए थे। अरे
ऐसे बात करी, चावेज आया है इंडिया में, जैसे चावेज इनका कोई बाप हो। उस चावेज ने क्या क्या किया कि उस समय वहां पर तेल खूब बिक रहा था, तो इसने ना सबको मतलब ये करके, ये फ्री वो फ्री सब हम्म। फ्री, हाँ वेल्थ को ये इधर से उधर ट्रांसफर, ये उसके बचाने के बाद क्या हुआ कि ऑयल प्राइसेस जो है वो गिर गए, ठीक है, क्रश हम्म। कर गए। अब हुआ क्या साहब, जानते हैं इन्फ्लेशन कितना बढ़ा? 2.5 लाख%। वेंजुला अच्छा। रोटी के लाले पड़ गए हैं। हम्म। और आज भी वेंजुला, अब तो खैर उन पर से सैंक्शंस वगैरह हट गया है, तो कुछ तेल बिक रहा है, हम भी उनसे तेल ले रहे हैं। ये एक एग्जांपल है। रॉबर्ट मुगाबे, जैम्बिया में, उसने कहा कि सब इनकी, जो ये अंग्रेज है ना, जितने व्हाइट लोग हैं, सब इनकी संपत्ति जब्त कर लो। आज जिम्बाब्वे में भी रन अवे इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो ये देखिए क्या है ना कि ये ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आप बताओ कि राहुल गांधी साल में कितने फॉरेन ट्रिप्स करता है? गॉड नो सर। हम्म। वो तो गॉड नो सर। ठीक है ना। थाईलैंड के ज्यादा लगते हैं। हाँ, यहाँ के भी लगते हैं। मेरे को तो लगता है हर 1 महीने के बाद वो जाता है। हम्म। तो एवरेज 20 ट्रिप तो रख ही लो। हम्म। 20 ट्रिप, और उसकी उम्र जब से ये पता नहीं, बालिग तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, जब से बालिग हुआ है तब से ये कितने ट्रिप मारता है? हम्म। और एक कॉमन मैन कितने, कहां से आए तेरे पास ये पैसे? हम्म। कहां से तेरे पास ये पैसे आए? कौन दे रहा है पैसे? ये विदेशी महिला तो, जब ये, तो अपने ट्रिप्स भी उसका भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना। हम्म। उसके बाद से इनका क्या है, ये है कि आ, एक नारा है कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। हम्म। ठीक है ना। आप कहना क्या चाहते हो? पारसी एक बहुत ही मिन्यूस्कूल हम्म। मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है। अब इसमें गॉडरेज भी है, वो टाटा भी है, हम्म। बॉम्बे डैंग भी है, इत्यादि इत्यादि। तो आप क्या करेंगे? उनका पैसा जो है वो सब बाकी बांट दो। दूसरों में बांट देंगे। और देखिए, अदानी के पीछे ये क्यों पड़े? अदानी के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि इनको चाइनीज से ऐसा कहने को कहा गया है। ठीक है, आपने देखा वो महुआ मित्रा ने किस तरीके से क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन करवाए थे। हाँ। बिकॉज अडानी इज गिविंग कंपटीशन इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, पोर्ट्स में। हम्म। ठीक है ना, कोल उसमें, ऑस्ट्रेलिया में उसने मतलब हम्म। जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है उसमें क्योंकि कंपटीशन दे रहा है एनर्जी में, तो इसके ये अडानी अडानी करता रहता है। हम्म। ठीक है ना। अब मैंने लद्दाख की आपको बात की। हम्म। लद्दाख में वो गया वहां पे, और वो यात्रा के बाद ये आपका सोनम वांगचुक एक्टिवेट हो गया। ये सोनम वांगचुक, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। इस पे जो इनोवेशन के वो भी किए हुए ना, वो भी लोग कहते हैं आप पढ़ लेना, ये भी किसी और से इसने चुराई चुराए। चुराई क्रेडिट चुराई। ठीक है। उसके बाद ये, इसका बाप जो था लैंड ग्रैबर था लद्दाख में। अच्छा। इसकी वाइफ जो है फॉरेन वाइफ है। ये खुद एक बार इलेक्शन लड़ चुका है और इसका जमानत जब्त हो चुका है। ठीक है। तो उसको एक्टिवेट करके आ गया। तो ये देखिए, मैंने कह रहा कि इसी तरीके से ये डेमोक्रेसी का हथियार करंट वेपनाइजेशन, कि कभी स्टेबल नहीं होने दो कंट्री को। आप जब ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो वेल्थ क्रिएट कौन करेगा? हम्म। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है कि भैया ये स्टार्टअप्स हो रहे हैं इंडिया में, हम्म। 50,000 स्टार्टअप। और अगर उसमें एक स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 15% भी अगर सक्सेसफुल हो गए स्टार्टअप्स, तो दैट्स अ बिग नंबर। हम्म। बिल्कुल सर। ठीक है। फिर आप देखिए कि उसमें ये जो
जिस तरह का हमारे यहाँ माहौल, लोगों के उसमें पैसा जा रहा है, बैंक्स में पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब चीजें इनको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही हैं। और ये अन्ना एजिटेशन जो है वो भी इसी नीयत से करवाया गया था, और मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं। इस किताब में मैंने पहले भी कहा है कि मैंने पूरी केजरीवाल भारत का सबसे बड़ा मतलब स्कैम, इसमें लिखा हुआ है एक चैप्टर इस पे। तो आप थोड़ा याद कीजिए, और पता नहीं इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर। ये छोड़ो, ये लिकर लिकर विकर का तो ये छोटी चीजें हैं, मैं सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, वो एक पहलू है। ये तो क्रिमिनल है। इसने षड्यंत्र के तहत ये जो आपका वो गजेंद्र सिंह था जो फार्मर, इसके आंख के सामने वो लटक गया। इसको इसको तो भाषण ही चुप इसको हुआ। तो इसको तो थाने ले जाकर पहले पूछताछ उसके लिए इसको सही तरीके से इंट्रोगेट करना चाहिए। वो लटक गया, इन्होंने लटकवाया उसको, और उसको और ये अपने भाषण जारी रखा। ये इस तरह का डायबॉलिकल क्रिमिनल, ऐसे ऐसे औलाद पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करना होता है सर। और उसी एक और चीज आपने बोले कि एक राम किशन गर्गरेवाल भिवानी का रहने वाला है, उसी दौरान आप देखोगे उससे इन्होंने उसको एक मरवा के आत्महत्या, जो दैट वाज इंजीनियर्ड। क्या भाई? अच्छा, वो टेरिटोरियल आर्मी का था कि ये ओआरओपी से संतुष्ट नहीं, तो ये एजेंडा देखो कि अपना एजेंडा ये करने के लिए एक फार्मर को मरवा दिया इन्होंने, और एक एक्स टेरिटोरियल आर्मी के सोल्जर को। और मैं आखिरी में मैं यही कह सकता हूं कि देखिए, एक जो इजरायली डिफेंस फोर्स के जो हेड है मेजर जनरल एहरॉन हाली, उन्होंने उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उनको बहुत ग्लानि है कि वो अक्टूबर 7 में जो हमास का अटैक हुआ उसको एंटिसिपेट नहीं कर सके। चूंकि युद्ध जारी था, तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने रेजिग्नेशन की पेशकश नहीं की, लेकिन अब मैं जैसे ही एक सूटेबल रिप्लेसमेंट आएगा, मैं अपने गद्दी को छोड़ना चाहता हूं, मैं अपने पोजीशन से निकलना चाहता हूं। उन्होंने ये घोषणा कर दी। आप जब बात कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, ये बताओ कि भारत में 62 वॉर हुआ, जबरदस्ती नेहरू ने तो रिजाइन नहीं किया ना, कृष्णा मेनन को उससे जबरदस्ती रिजाइन, वो भी नहीं, वो चाहते थे नेहरू की रिजाइन करें। आप पढ़ लेना पूरी उसकी। कारगिल में किसी ने नहीं रिजाइन किया, ठीक है ना। 26/11 हुआ, किसी ने नहीं रिजाइन किया, ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ ये संस्कृति जो बनी है, ये क्यों कैसे बनी? इसकी शुरुआत आप ले लो 1962 से, जो मैंने जिक्र किया। और तब मैं वो चाइना फैक्टर पे आ जाता हूं कि 1962 में जब ये हुआ, नेहरू ने रिजाइन नहीं किया। युद्ध में इतना बड़ा धक्का लगने के बाद भी, all that he was interested was in elevation of his daughter as his successor, ठीक है ना। और आपको मालूम है, ऐसा नहीं था कि इन लोग को उसका आगाह नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। थोराट जो थे उस समय, उन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज इसके ऊपर में बेस करके की थी, उसको इग्नोर किया गया। कृष्णा मेनन को मैंने कहा कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो रिजाइन करे। अब जब नेहरू का देहांत हो जाता है, ये कृष्णा मेनन, ये बेशरम आदमी, ये तो ग्लानी से इसको चेहरा, जब मैं ये एहरोन हली की बात कर रहा हूं तो इसको दिखाना नहीं चाहिए था। डू यू नो दैट 62 में ये हुआ
67 में इसने फिर एक इलेक्शन लड़ा बॉम्बे से। कृष्णा में। हाँ, और इंदिरा गांधी उनको टिकट दे रही थी, बाकी कांग्रेसियों ने कहा कि नहीं, इस नालायक को नहीं देना। तो वहां से कोई आईसीएस ऑफिसर था जो उस समय बॉम्बे से खड़े हुए, उनका देहांत हो गया। फिर 69 में इसने बाई इलेक्शन लड़ा, और 69 में ही दूसरा बाई इलेक्शन लड़ा इसने मिदनापुर से, अच्छा। बंगाल से, एज बंगाल एन से। इंडिपेंडेंट। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा था? कम्युनिस्ट। सीपीएम, हाँ। जिसका चाइना, सीपीएम मींस चाइना, हम्म। ठीक है। उसके बाद 1971 में तिरुवनंतपुरम से, वहां से भी ये जीता एज इंडिपेंडेंट। कौन सपोर्ट कर रहा था? सीपीएम सीपीएम। मींस चाइना। तो हमारे यहां इस तरह के चीन परस्त लोग, ये नक्सलाइट सोच वाले अर्बन नक्सल्स हैं, मतलब ये इस तरह के। बेशर्मी और निर्लजता शुरू और हुई है। और उसी उसमें अब जो राहुल गांधी भी उन्हीं तत्वों से वो साइन करता है, जाके एमओयू हम्म। साइन करता है, ठीक है। वही वो डोकलाम क्राइसिस में छुपते छुपते उनके हम्म। पास जाता है, ठीक है ना। तो जो आदमी इतना चीन परस्त हो, वो क्यों नहीं चाहेगा कि भारत में अफरा तफरी हो, भारत का कोई कॉम्पिटिटर नहीं खड़ा हो, भारत के टुकड़े टुकड़े ना हो। उसके लिए चाइना एक राष्ट्र है, चाइना इज अ नेशन। हम्म। जबकि तिब्बत और मेनलैंड चाइना के बीच में नेशनहुड के कोई कॉमन वो नहीं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारी स्विट्जरलैंड थी, कभी आपके ऊपर फिर वो हट जाती थी वो स्विट्जरलैंड। तो वो क्यों ये चाहेगा? और आपको मालूम है, विदेशी महिला का जो फादर था, वो खुद ही ये नक्सल था। अंडरग्राउंड होके, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उस समय ये पहले ही छूट गया था, इसने पूरी नेटवर्क ये की थी। मित्रोखीन पेपर्स में इस महिला का नाम, पढ़ लीजिए। तो इसलिए ये जो आप सब देख रहे हैं, ये जो मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस पार्टी का केवल एक मैनिफेस्टो नहीं है। ये मैनिफेस्टो में इनके जॉर्ज सोरस का बहुत बड़ा इनपुट है, इसमें चीन का बहुत बड़ा इनपुट है, ठीक है ना। और बाकी जो इनकी वेस्टर्न जो आपकी जो ताकतें हैं, जो तमाम एनजीओज हैं, तमाम उनके जो इनके जो टेंटिकल्स हैं, वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व है, इस मैनिफेस्टो को बनाने में। तब जब मोदी साहब ये कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र भी सेफ नहीं है, अब आप जब सर्वे करेंगे तो आप क्या करें? घर में आएंगे, बोलेंगे सारी चीजें दिखाओ, अपना वो दिखाओ, अपने गहने। डू यू नो हाउ मच गोल्ड इज देयर इन इंडिया? $1 ट्रिलियन। अच्छा। $1 ट्रिलियन का एक एस्टिमेटेड वो है, गोल्ड है इंडिया के पास। उस पर इनकी नजर है। तभी जब मोदी साहब ने कहा कि आपका मंगलसूत्र सेफ नहीं है, तो उन्होंने गलत नहीं कहा। और रही बात मछली और अंडे खाने की, तो आप देख लो, ये हिंदुओं से कितना कितना नफरत सिर्फ वोट बैंक के लिए। है। और लानत है जो जिसको वोट बैंक, अगर मछली खाने से वोट बैंक बनता हो, तो जो उस लायक है वो वोट बैंक बने उनका। जिनका जिनके संस्कार में नहीं है वो नहीं बनेंगे। वो तो मुझे याद है कि एक जब वो मैं टेलीविजन पे बैठा हुआ था, ये इंजीनियर रशीद होता था एक कश्मीर में, वो ऐसे कर करके वो बीफ खा खा के वो चिढ़ा रहा था सनातनियों को। तो इनमें और उनमें इंजीनियर रशीद और इसमें क्या फर्क? सही बात। सर खाना खाओ अपना, क्यों तुमने अपना पब्लिक डिस्प्ले करना, वो भी सेंटीमेंट दूसरों के हर्ट करने के लिए। तो मैं अपनी बात यहीं यहीं समाप्त करता हूं। ये केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, ये मैनिफेस्टो इज बियॉन्ड। इसके बहुत वो हैं। और एक बात बताइए कि जो मैनिफेस्टो जो इन्होंने बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, अब जहां पर ये पावर में है, जैसे कर्नाटका में, तो क्या सोचते हो कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? वहां की सरकार का
जो उनकी नीतियां हैं और जो उनका कार्य प्रणाली होगी, इसी मैनिफेस्टो के तहत वहां पे होगा। तो योर कर्नाटका इज ऑल्सो नॉट सेफ विद दिस काइंड ऑफ ए मैनिफेस्टो। व्यूअर्स, आपको ये कैसी चर्चा लगी? अपने व्यूज अपने जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।